हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा द यूनियन पार्ट 5 के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारी जैसे मोदी जी की सरकार है, ठीक है, उस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली हम इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कंपेयर करके चलूँगा किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंपैरिजन में लेकर चलूँगा। तो आई होप जिससे क्या होगा, आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियर रहेंगी, डिफरेंस पता चलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, देखो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस या फिर जो हमारे चैनल का कंटेंट है, जो वीडियोस हैं, वो उन बच्चों तक पहुँचे जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फिर कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको अपनी प्रिपरेशन करने हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स देने हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। देखो यूट्यूब क्या करता है, जो वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक में आते हैं ना, कि भाई लाइक हो रहा है, ठीक है, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ रही है, तो उस तरह से क्या प्रमोट करता है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो, अपना प्यार दो, और ये वीडियोस को उन बच्चों तक पहुंचाओ जो कि पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तीन चीज़ें बनाई हुई हैं। देखो, एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव लिखा हुआ है। ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। और एक जुडिशरी को मैंने अलग रखा हुआ है। तो आप मैंने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव को मिक्स कर रखा है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं ना, ये आपस में मिलके चीज़ों पे काम करते हैं देश में। जैसे कि लेजिस्लेटिव की बात करूं, इसमें आता है लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अब ये लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव जिसको हम कहते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग करते हैं कानून बनाने का काम। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव बनाती है लॉ। ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कोई भी लॉ आता है, ठीक है, उस पर लोकसभा, पार्लियामेंट जो है, लोकसभा राज्यसभा, वो लॉ बनाती है, बिल लेकर आती है, पास करती है, उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं और ये कानून बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखो कि ये दोनों लोग ना कहीं मिलकर काम कर रहे हैं, बट जुडिशरी एक अलग सेपरेट कर दिया गया। जुडिशरी इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, वो अपना अलग काम करेगी। उसका काम है न्याय करना। ठीक है, उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो कि न्याय करती है, जुडिशरी। तो जुडिशरी एकदम अलग रख दी गई है, हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है मतलब, अब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है, दोनों लोग कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है पार्लियामेंट कौन कौन देखो, पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी कि तीनों को मिलकर पार्लियामेंट बनता है। कोई भी बिल आता है, लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, जब प्रेसिडेंट के उसके सिग्नेचर हो जाते हैं उस बिल पर, तो वो एक कानून बन जाता है। इस तरह से एक कानून बनता है। ठीक है, तो मैं ये चीजें बताऊंगा आपको कि ये दोनों कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो द यूनियन पार्ट 5 मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया द यूनियन पार्ट 5 में जो कि आता है, और जो तो अपना द स्टेट यानी कि हमारे राज्य के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पर स्टेट का मतलब है राज्य। ठीक है, तो इस ये आता है पार्ट 6 में। अब मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल, देखो आर्टिकल 52। देखो मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यूनियन की अगर हम बात करेंगे ना, तो आर्टिकल शुरुआत होती है 52 से। स्टेट की बात करेंगे तो आर्टिकल की शुरुआत होती है 153 से। ठीक है, याद रखना। यहां पर लिखा है देयर शैल बी अ कंपल्सरी बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि हर देश में, हमारे देश में प्रेसिडेंट का होना जरूरी है, मतलब कंपलसरी है, एक प्रेसिडेंट होगा, जो एक राष्ट्रपति होगा हमारे देश का। ठीक है, और जो कि कौन होता है प्रेसिडेंट, कौन होता है प्रेसिडेंट, हेड होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होता है, हेड होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और मैंने यहाँ पर तीसरा टर्म लिखा है नो फ्लेक्सिबिलिटी, वन प्रेसिडेंट ओनली। इसका मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ एक बार डिफरेंस करके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक देश में एक राष्ट्रपति होना जरूरी है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक ही प्रेसिडेंट होता है, उसका एक ही ऑफिस होता है, एक ही चेयर होती है जिसको वो संभालता है। ठीक है, और मैंने आर्टिकल 153 में जैसे बताया देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। अब यूनियन लेवल पे मैंने आपको बताया कि एक प्रेसिडेंट होता है जो कि पूरे देश को संभालता है। ठीक है, लेकिन अगर राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, तो हर एक स्टेट में एक गवर्नर होता है। ठीक है, हर एक स्टेट में, यानी कि अगर अप्रॉक्स 28 स्टेट्स हैं अपने इंडिया में, 28 29। ठीक है, तो हर एक स्टेट में एक गवर्नर होता है। तो यानी कि 28 29 गवर्नर होंगे, लेकिन यूनियन अगर नेशनल लेवल पे, अगर अपने देश के लेवल पे बात करें, तो प्रेसिडेंट एक ही होता है।
ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, और स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा, स्टेट में लिखा है प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ पर बात करिए कि एक गवर्नर 2 स्टेट्स का भी हो सकता है, मतलब 2 स्टेट्स को एक गवर्नर लीड कर सकता है। ठीक है। लीड करने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया कि एक गवर्नर तेलंगाना का अगर गवर्नर है वो, तो वो आंध्र प्रदेश का भी गवर्नर है। लेकिन अगर आप डिफरेंस देखो कि प्रेसिडेंट एक है, उसकी चेयर एक है, उसका ऑफिस एक है। लेकिन स्टेट लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर के पास 2 ऑफिस हैं, एक तेलंगाना का, एक आंध्र प्रदेश का। ठीक है। वो 2 चेयर संभालेगा, 2 जगह रूल करेगा, 2 स्टेट्स में रूल करेगा। तो ये डिफरेंस आता है। ठीक है। तीसरा मैंने इसमें लिखा है मोर फ्लेक्सिबिलिटी। मोर फ्लेक्सिबिलिटी का आपको मतलब मैंने बताया, ईच स्टेट हैव ईच गवर्नर। प्रेसिडेंट एक है, लेकिन स्टेट में बात करें, हर एक स्टेट में हर एक गवर्नर है। इवन एक गवर्नर 2 स्टेट्स की पोस्ट भी 2 स्टेट्स में अपनी पोस्ट को संभालता है। और ये मोर देन 1 स्टेट वाला जो फंडा है कि एक गवर्नर 2 स्टेट को संभाल सकता है, वो वाला फंडा ऐड हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट 1956 में। ठीक है। 7th अमेंडमेंट 1956 में ये चीज ऐड करेगी कि एक गवर्नर 2 स्टेट्स को संभाल सकता है। ओके। तो ये डिफरेंस आई होप समझ गए हो क्या आप। अब मैं बात कर रहा हूं यूनियन में आर्टिकल 53 की। यहां पर हमने पढ़ लिया आर्टिकल 52, यहां पर पढ़ रहे हैं 53, और इसमें 153 और इसमें 154। ठीक है। अब मैं आर्टिकल 53 की बात करता हूं। ओके। यहां पर आर्टिकल 53 में बताया गया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि कोई भी ऐसा काम देश में जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो प्रेसिडेंट को वो काम करने पड़ते हैं। लेकिन इस आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि वो सारे काम प्रेसिडेंट खुद भी कर सकता है, या वो किसी ऑफिसर से या किसी मिनिस्टर से करवा सकता है। ठीक है। लेकिन वो जो कोई भी लॉ या कोई भी नोटिस ऐसा होगा ना, वो किसके बिहाफ पर होगा, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होगा। मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज अपने देश में, जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा, कोविड-19 आया था, इसमें प्रेसिडेंट को आगे आके काम करने चाहिए थे। ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है, ये ताकत देता है कि वो सारे काम वो खुद भी कर सकता है, या वो किसी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर को, किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है कि जाओ तुम वो सारे काम करो जाकर। जैसे कि कोविड-19 में प्रेसिडेंट को वो सारे काम करने चाहिए थे, लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, हेल्थ मिनिस्टर, कि आप जाके हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी आप संभालोगे। या जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को 100 करोड़ या 500 करोड़ रुपए दिए। ठीक है। तो इन सब चीजों, उस 500 करोड़ का क्या होगा, उनसे क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें कौन संभालेगा, वो संभालेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को खुद काम करना चाहिए था, लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या, कौन सा एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि इस 500 करोड़ या 100 करोड़ के लोन का क्या होगा, इसके क्या लिखा पड़ी है, कहां पे इन्वेस्ट हुए, वो सारी चीजें कौन करेगा हैंडल, फाइनेंस मिनिस्टर। सेम उसी तरह से एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट को वो सारी पावर देता है कि देश को अगर प्रेसिडेंट की जरूरत है तो प्रेसिडेंट वो सारे काम आगे बढ़कर देखेगा और करेगा। लेकिन आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट को ये भी पावर देता है कि अगर वो ये सारे काम खुद नहीं करता तो वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडी, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो ऑफिसर हो, एक अपॉइंट करेगा जो कि वो सारी चीजें देख सकता है, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारी चीजें। सेम आर्टिकल 154 की बात करूं, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी सेम चीज कही गई है कि वो सारी चीजें जो भी स्टेट लेवल पर होंगी उनको या तो गवर्नर देखेगा, और गवर्नर अगर नहीं करता तो गवर्नमेंट कोई ना कोई मिनिस्टर या ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो कि उन सारी चीजों को हैंडल करेगा। ठीक है। तो ये था आर्टिकल 53 और 154, यानी कि स्टेट और यूनियन लेवल पे डिफरेंस। नेक्स्ट बात करता हूं, विदाउट प्रिजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द foregoing provisions, the supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president and the exercise thereof shall be regulated by law। यहां पर बस इतना बताया गया सेकंड क्लॉज में। देखो, ये आर्टिकल 53 का अपना फर्स्ट क्लॉज था, ठीक है, और ये वाला अपना सेकंड क्लॉज है। आर्टिकल 53 में सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है ना, वो सुप्रीम कमांडर है किसके,
यूनियन फोर्स यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो वो इंटरनेशनल सॉरी नेशनल लेवल पे जो फोर्सेस होती हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, CAPF, CISF, BSF, या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG, जो भी फोर्सेस होती हैं उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कमांडर हैं तो वो उन फोर्सेस से कुछ भी काम करवा सकते हैं, कुछ भी उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जाओ हम सुप्रीम कमांडर हैं फोर्सेस के, तो मैं आर्मी को ऑर्डर दे रहा हूँ जाओ पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, या फिर जाओ वहाँ पर अटैक करो, उस देश को लूट लो। ऐसे नहीं है, कुछ भी ऑर्डर नहीं दे सकते, कुछ भी कमांड नहीं कर सकते हमारी फोर्सेस को, क्योंकि एक पार्लियामेंट बैठी है जो कि प्रेसिडेंट को पावर नहीं देती है कुछ भी बोलने का। वो सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन पार्लियामेंट बैठी है, वो डिसाइड करेगी, वो पावर देगी प्रेसिडेंट को कि आपको क्या कहना है या क्या नहीं कहना है, ठीक है। यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शन कॉन्फर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और एनी अदर अथॉरिटी, प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फेरिंग बाय लॉ फंक्शंस और अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट। मैंने बताया ना, पार्लियामेंट बैठी है जो कि पावर देती है प्रेसिडेंट को कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है क्या नहीं कहना है फोर्सेस से, ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था अपना यूनियन में। अब स्टेट लेवल पे क्या था, बट फॉर स्टेट फोर्स देयर इज नो सुप्रीम कमांडर। यूनियन लेवल पे फोर्सेस की, अब ऐसा मत समझ लेना कि अगर नेशनल लेवल पे यानी यूनियन पे फोर्सेस की जो सुप्रीम कमांडर वो प्रेसिडेंट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट लेवल पे भी कोई सुप्रीम कमांडर होंगे, नहीं। आप ये मत समझना पुलिस के सुप्रीम कमांडर गवर्नर हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि पुलिस के सुप्रीम कमांडर हमारे गवर्नर हैं, ठीक है। याद रखना ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर बट डोंट हैव पावर टू से एनीथिंग टू फोर्सेस, देयर इज पार्लियामेंट हु स्टॉप हिम, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो उन्हें रोकती है कि कुछ भी नहीं आप फोर्सेस को ऑर्डर दे सकते हो, कुछ भी नहीं कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस एक और आया, देखो प्रेसिडेंट गवर्नर का। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, बहुत सारी पावर है। क्या पावर है, जैसे कि वो हेड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और प्रेसिडेंट नेशनल लेवल का यानी कि पूरी देश का हेड है। दूसरा, उसमें बताया गया कि वो किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है कोई भी काम करवाने के लिए जो कि उसके लिए है, लेकिन वो किसी भी मिनिस्ट्री या ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है कि जाकर उसके काम को वो करे। तीसरा, यहाँ पर सुप्रीम कमांडर हैं प्रेसिडेंट हमारे फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट होती हैं डिफरेंस में, कि प्रेसिडेंट के पास पावर हाई है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास मिनिस्टर्स हैं कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास हाई डेमोक्रेसी है, यानी यूनियन लेवल पे हाई डेमोक्रेसी आती है। वो कैसे आती है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन गवर्नर में प्रेसिडेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। वो एक स्टेट से ज़्यादा का मिनिस्टर बन सकता है, गवर्नर बन सकता है, ठीक है। और गवर्नर के पास भी मिनिस्टर्स हैं काम करने के लिए, लेकिन गवर्नर के जो स्टेट लेवल पे बात आती है तो लेस डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 56 की। देखो आर्टिकल 54 हम पढ़ेंगे, ठीक है, 55 भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल 56 की बात करते हैं, प्रेसिडेंट के टर्म और इम्पीचमेंट के बारे में। देखो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन ये 5 साल का टर्म तब से स्टार्ट होता है जब वो फर्स्ट डे अपने ऑफिस में बैठता है और वो अपना काम स्टार्ट करता है, तब से उसका 5 साल का टर्म स्टार्ट होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है कि प्रेसिडेंट अगर मान लो, देखो कंडीशंस होती हैं प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस छोड़ना है 5 साल से पहले तो क्या कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन आती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस भेजेंगे रिजाइन का अपने, ठीक है। अगर वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं, उन्हें वो रेजिग्नेशन उन्हें किसको देना है, वाइस प्रेसिडेंट को देना है, ठीक है। और दूसरा, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उनकी चेयर से, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से, उनकी इम्पीचमेंट हो जाएगी।
आर्टिकल 61 के थ्रू, ठीक है। और तीसरी कंडीशन आती है कि नॉट, अगर सपोज हाँ एक इमरजेंसी हो सकती है कि जैसे कि 5 साल का टर्म होता है, सपोज इन एनी केस अगर कोई इमरजेंसी आती है देश में, और तो 5 साल से ज़्यादा भी प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट को संभाल के रखेंगे और उनको वो ड्यूटी करनी पड़ेगी। जैसे कि कोविड-19 में मान लो कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई, इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट का 5 साल का टर्म पूरा हो गया, तो फिर भी इलेक्शन नहीं हो पा रहे, जब तक कोई दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है तब तक उनको वो चेयर संभालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और आती है कि प्रेसिडेंट जब अपना रिजिग्नेशन देंगे तो उनको वाइस प्रेसिडेंट को तो नोटिस भेजना है, लेटर भेजना है अपना लिखकर कि भाई मैं रिजाइन दे रहा हूं, ठीक है, मैं रिजाइन दे रहा हूं, मुझे ये चेयर छोड़नी है, ठीक है। लेकिन उसके साथ के साथ उनको क्या एक और काम करना है, उनको कम्युनिकेट करना है, इन्फॉर्म करना है किसको, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये मैंडेटरी है। वो वाइस प्रेसिडेंट को लेटर तो देंगे ही लेंगे, उसके साथ मैंडेटरी मस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बोलता है कि उन्हें एक बार कम्युनिकेट इन्फॉर्म करना है किसको, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ये था उनका टर्म और इम्पीचमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 54 की। देखो हमने पढ़ लिया 53, 52, 53 पढ़ लिया, ठीक है। 56 में मैंने आपको टर्म और इम्पीचमेंट पढ़ा दी। अब हम आर्टिकल 54 पर आते हैं। आर्टिकल 54 में बताया गया है रिपब्लिक कंट्री। देखो आर्टिकल 54 कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा देश ना रिपब्लिक है। रिपब्लिक कंट्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा देश जिस देश का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जा रहा हो पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा, वहां की जनता के द्वारा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैटर नहीं करता, ठीक है। वहां का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, वहां की जनता के द्वारा। और ये आर्टिकल रिप्रेजेंट करता है कि हमारा देश भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। यहां पर पब्लिक चूज करती है प्रेसिडेंट को, बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं चूज होते हैं। कैसे? हम चूज करते हैं लोकसभा के पीपल को और लोकसभा चूज करती है हमारे प्रेसिडेंट को। लेकिन अगर गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर इलेक्ट नहीं होता है, गवर्नर अपॉइंट होता है। जैसे कि मैंने बताया ना, यानी कि हाई डेमोक्रेटिक जो आता है प्रेसिडेंट आ जाता है, गवर्नर होता है लेस डेमोक्रेटिक, क्योंकि यहाँ पर ये अपॉइंट हो रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट हो रहे हैं इनडायरेक्टली। द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर जो है अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन उन्हें प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करता है? प्रेसिडेंट को रिकमेंड या एडवाइस किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आ जाते हैं? ये एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब लोग जो होते हैं मिनिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट के अंडर में होती है और ये मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है कि आप इन्हें गवर्नर बना दीजिए, इन्हें अपॉइंट कर दीजिए गवर्नर, और ये प्रेसिडेंट को बात माननी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुननी ही पड़ेगी। तो ये होता है गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, डिफरेंस पढ़े हैं कुछ स्टेट लेवल और यूनियन लेवल पे, ठीक है। और यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ों को लेके बात करेंगे, इनकी पावर के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे, और भी डिफरेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं। बट गाइज जो भी हमारे वीडियोस देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है, जिससे हमारे चैनल के वीडियोस उन बच्चों तक भी पहुँचे। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।